सो ग्रेटर नोएडा के बाद में यानी कि ग्रेटर नोएडा के बियॉन्ड में न्यू नोएडा डेवलप हो रहे हैं, जिसको न्यू नोएडा बोला जा रहा है, यानी कि इसका ऑफिशियल नाम है। लेट्स स्टार्ट विद नोएडा। ठीक है, कि नोएडा का मास्टर प्लान है क्या? इतनी ग्रीनरी हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलती है जितनी ग्रेटर नोएडा के अंदर देखने को। पैसा कहाँ बनेगा? ठीक है, आप इन तीनों जगह में से अगर आपको अपना पैसा जो आज कहाँ डाल रहे हो, ठीक है, पहले तो लोगों को ये बता दो, बिकॉज जहाँ आप डाल रहे हो उससे बेटर तो जगह कोई हो ही नहीं सकती। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो भाई ये जो पूरा एरिया है अभी तो ये नया बन ही रहा है। इसमें जो 2041 का मास्टर प्लान है, पहली चीज़ तो जो अभी बन रहा है वो उसका क्या चल रहा है, ठीक है। और 2041 का मास्टर प्लान क्या बोलता है? दादरी से कनेक्ट होता है एक साइड न्यू नोएडा, तो जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी साइड शुरू हुआ ग्रेटर नोएडा का फेज 2 रोड्स। ठीक है, तो नए नए कौन कौन से रोड हैं जो अभी पास हो चुके हैं या फ्यूचर में आने वाले हैं, जो फ्यूचर में के ठीक है, अथॉरिटी ने पास कर दिया है कि यहाँ पे रोड्स आएंगे, बड़े रोड्स, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो या कोई भी हो, वो ऐसे क्या चल रहा है? और क्योंकि छोटा प्लॉट है, 100 गज का 100 मीटर का भी प्लॉट है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 30-20 लाख रुपए तक के वो रेट हो गए। तो अफोर्डेबिलिटी तो अभी नहीं रही। ग्रेटर नोएडा 1991 से बन रहा है और 1991 से में वहाँ पर रेगुलर डेवलपमेंट चल रही है। दिल्ली से दूर होने की वजह से सिर्फ एक ऐसा रीज़न था कि लोगों का जो रुझान था उस तरफ जाके रहने का, वो बड़ा कम था। जय भूमि जय भारत। आज का पॉडकास्ट भूमि के बारे में होने वाला है एंड स्पेशली नोएडा रीजन के बारे में होने वाला है, बिकॉज नोएडा रीजन में पिछले कुछ टाइम में 3 नए मास्टर प्लान आए हैं। एक नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, दूसरा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा एंड तीसरा येडा अथॉरिटी के द्वारा। अब ये मास्टर प्लान क्या हैं, ये आपको कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आपको क्या ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए आज या कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके बेसिस पे आप एक इन्वेस्टमेंट करके एक बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको इन मास्टर प्लान्स का समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको समझने के बाद आपको समझ आएगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा रिटर्न ले सकते हो। इसलिए इस पॉडकास्ट में मैंने दोबारा आमंत्रित किया है मेरे पुराने मित्र, और उनको आप पहले भी पॉडकास्ट में देख चुके हैं, मनीष जी को, टू डिस्कस मोर ऑन द मास्टर प्लान्स ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड येडा, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए और आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेटर तरीके से प्लान कर सकें। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो भाई, वेलकम टू रियल एस्टेट टू पॉडकास्ट दोबारा। थैंक यू अभिमन्यु, दोबारा मेरे को इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए आज दोबारा। एंड ऑब्वियसली लास्ट वाला तो बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा, लोगों ने भी बहुत अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा किया जाए, थोड़ा सा दोबारा बात करते हैं। सारे एफर्ट्स आपकी वजह से थे, इसलिए बहुत बेहतर हुआ। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो। डेफिनेटली। तो आज का अगर हम थोड़ा सा बात करें, लास्ट हमने जेवर के ऊपर बात किया, येडा के ऊपर बात किया, राइट। आज अभी जब से हमने किया है, लास्ट वाला पॉडकास्ट हमने किया था, उसके बाद से भी मास्टर प्लान सारे आ गए हैं। नोएडा का मास्टर प्लान आ गया, ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान आ गया, देन येडा का मास्टर प्लान आ गया। राइट। थोड़ा सा इन्हीं मास्टर प्लान्स के बारे में बात करते हैं कि ये मास्टर प्लान, पहले तो थोड़ा सा आप बताओ लोगों को, लेट्स स्टार्ट विद नोएडा। ठीक है, कि नोएडा का मास्टर प्लान है क्या, और ये सेकंड हम स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे नॉर्मल इंसान के लिए आज हेल्पफुल है इसको समझना। ठीक तो है, पहले ही समझते हैं कि नोएडा मास्टर प्लान है क्या। राइट। सी अभिमन्यु, जैसा आपको मालूम है, गौतम बुद्ध जो जिला है, गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली इसके अंदर अभी 3 अथॉरिटी है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। सो जिसके अंदर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और येडा है। ये बेसिकली 3 अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, जिसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो नोएडा है, और दूसरा अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा, येडा। सो हर अथॉरिटी के कुछ प्लान्स होते हैं, मास्टर प्लान होते हैं कि जिसको उन्हें फॉलो करना होता है। लाइक एक सर्टेन पीरियड, टाइम पीरियड दिया जाता है कि जिसमें उस मास्टर प्लान को, यानी कि वो जो डेवलपमेंट, वो सिटी का डेवलपमेंट करना है, उसके लिए एक टाइम फ्रेम बनाया जिसको मास्टर प्लान बोल रहे हैं। उस मास्टर प्लान के अंदर सारा का सारा जो सार है आपकी जो डेवलपमेंट होनी है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होनी है, कमर्शियल होनी है, इंडस्ट्रियल होनी है। सो ये बेसिकली हर एक अथॉरिटी का एक प्लान होता है जिसको हम बोलते हैं गोल अचीव करना होता है। सो वो मास्टर प्लान के अंदर सारा का सारा बनाते हैं। उसके बाद ये हर 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर जैसे भी रिक्वायरमेंट आती है अथॉरिटी की, वो उसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज मीन्स जैसे हमने सबसे पहले देखा था 2021 का मास्टर प्लान था जो नोएडा के अंदर भी था, ग्रेटर नोएडा में था और येडा अथॉरिटी के अंदर भी था। फिर 2021 का मास्टर प्लान कंप्लीट करने के बाद सो दे केम अप विद 2031 मास्टर प्लान। 2031 का मास्टर प्लान को आज की डेट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी
हर कोई फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2031 आने ही वाला है। तो उससे पहले पहले जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर वो पूरा का पूरा मास्टर प्लान उन्होंने जो बनाया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। अभी हम बात करते हैं क्योंकि 2031 का काम चल ही रहा है और 2041 का भी मास्टर प्लान आ चुके हैं और तीनों अथॉरिटी ने अपने इनफैक्ट मास्टर प्लान भी निकाल चुकी है, जो आप अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। सो मास्टर प्लान में जैसे मैंने बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो होनी है, कहाँ पर कौन से सेक्टर्स आने हैं, वो कलर कोडिंग के थ्रू आपको एक तस्वीर बनाई हुई है, एक पिक्चर बनाई हुई है। उस पिक्चर के अंदर आपको पता लग जाता है कि इस मास्टर प्लान के अंदर ये जो एरिया है ये रेसिडेंशियल होने वाला है। अगर आप डिटेलिंग में जाते हैं तो मास्टर प्लान की तकरीबन 100-125 पेजेस की एक बुक होती है, यानी कि वो हाँ PDF अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको आप देख सकते हो। तो उसके अंदर सारी की सारी डिटेलिंग होती है कि कितना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना है, कितना कमर्शियल डेवलप होना है, ग्रीन एरिया कितना होने वाला है, रिक्रिएशनल एरिया कहाँ पर आने वाले, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी जो प्लान्स है ये अथॉरिटी की पहले से मालूम होता है कि ये यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर ये सेक्टर्स आने हैं। तो वो सारे के सारे डिसाइडेड होते हैं ये सारे मास्टर प्लान। भाई लेट्स स्टार्ट विद नोएडा। ठीक अभी है। थोड़ा सा नोएडा मास्टर प्लान जो 2041 आया है, तो थोड़ा सा लोगों को ये बताओ अभी नोएडा है कहाँ तक, और इस 2041 मास्टर प्लान से नोएडा कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो थोड़ा इस पे बात। देखो नोएडा, सबसे पहले तो हम यही जानते थे कि जो नोएडा का एरिया है वो आपको जो शुरू होता है वो दिल्ली से लगा हुआ है नोएडा, बिल्कुल एक साइड मयूर विहार टच है, दूसरी साइड अगर हम बात करें तो इंदिरापुरम की साइड से कनेक्ट होता है, तीसरा ये जो नोएडा एक्सप्रेसवे है यमुना रिवर इसके साथ है। सो नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा जो फेज़ 1 है, यानी कि 2031 का जो मास्टर प्लान था उसके अंदर आप ये मान के चलो नोएडा 95% तक डेवलप हो चुका है। ओके। हाँ, 95% का डेवलपमेंट मैं इसलिए मान के चलूँ, या मैं इसलिए आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि नोएडा के अंदर मुश्किल से 500 या 1000 एकड़ लैंड है जो डेवलप होनी बाकी रह चुकी है, जिसके अंदर नए सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना है, जैसे रोड, पार्क्स वगैरह ये डेवलप होने ऑलमोस्ट 95% डेवलप हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि अथॉरिटी ने बहुत एग्रेसिवली एक काम शुरू किया था कि जिन डेवलपर्स ने या जिन क्लाइंट्स ने, यानी कि जो कस्टमर्स थे उनके, जिन्होंने अपने प्लॉट्स डेवलप नहीं करे थे, यानी कि प्लॉट्स खाली छोड़े हुए थे और वहाँ पर कोई वो डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे थे, सो अथॉरिटी ने उनको लेटर भेजे कैंसिलेशन के लिए। अगर आपको जिस टाइम फ्रेम में प्लॉट दिया था अगर आप नहीं बनाओगे तो वो कैंसिल हो जाना था। सो अभी हम देख रहे हैं कि वो पूरे नोएडा के अंदर जो भी अनडेवलप प्लॉट्स थे, चाहे वो 300 गज का था, 500 गज का था, 1000 गज का था, या जो भी 5000 मीटर तक या 10,000 मीटर तक के जो भी प्लॉट्स थे उनके अलॉटमेंट कैंसिल के लिए नोटिस भेजे और लोगों ने फिर उसको फटाफट बनाना शुरू करा। तो आज हम ये बोल सकते हैं कि नोएडा 95% तक डेवलप हो चुका है। बहुत कम सेक्टर्स ऐसे बचे हैं जहाँ पर नई डेवलपमेंट बाकी होनी है, तो वो 4-5% है। और अगर हम बात करते हैं अब नोएडा का मास्टर प्लान 2041, देखो 2041 का प्लान तभी आया जब नोएडा के पास अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई थी, या जो लैंड की अवेलेबिलिटी थी या जो प्रोजेक्शन था वो कंप्लीट हो गया था। अब 2041 का जो प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ग्रेटर नोएडा के बियॉन्ड एरिया में आ रहा है। अब ग्रेटर नोएडा के बियॉन्ड एरिया में कैसे है, क्योंकि नोएडा के बाद जो एरिया लगता है वो आ जाता है आपका ग्रेटर नोएडा। अगर पहले हम बात करते हैं दिल्ली, देन नोएडा, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा। अब यहाँ तक तो लैंड नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में आ गई, तो नोएडा की जो अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स थे इनको नया काम भर दिया गया। सो ग्रेटर नोएडा के बाद में, यानी कि ग्रेटर नोएडा के बियॉन्ड में न्यू नोएडा डेवलप हो रहे हैं, जिसको न्यू नोएडा बोला जा रहा है, यानी कि इसका ऑफिशियल नाम है DNGIR, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। इसका ऑफिशियल नाम ये है जिसको हम न्यू नोएडा के नाम से जानते हैं, और ये ग्रेटर नोएडा के साथ में बिल्कुल अटैच्ड है। यानी कि एक साइड आप मान के चलिए जो बील अकबरपुर का ईस्टर्न पेरीफेरल का कट है, बील अकबरपुर जो आपको घोड़ी बचेड़ा से आगे पड़ता है, वहाँ से लेते हुए बुलंदशहर का मेजरली ये जो एरिया इन्होंने कवर किया है, क्योंकि बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो डीनोटिफाइड होके ग्रेटर नोएडा के अंदर वो नोटिफाइड हो गया वो सारा एरिया, और वो बुलंदशहर से होता हुआ खुर्जा तक ये जो टोटल एरिया 21,000 हेक्टेयर है। 21,000 हेक्टेयर आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 50,000 एकड़ ज़मीन जो है वो न्यू नोएडा के अंदर आई जा रही है। और 2041 के मास्टर प्लान में इसको पूरा का पूरा दर्शाया हुआ है कि ये, और हर सेक्टर्स में, यानी कि इसके अंदर कई सारे सेक्टर्स बनेंगे जैसे नोएडा के अंदर सेक्टर्स हैं। सो इस न्यू नोएडा के अंदर भी वो डिपिक्शन की हुई है कोडिंग वाइज, कलर वाइज, इंडस्ट्रियल एरिया की, रेजिडेंशियल एरिया की, कमर्शियल्स, ग्रीन एरिया, रोड्स, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होना है
वो सारा का सारा आज हमें पहले से पता है कि किस एरिया के अंदर यानी किस विलेज के आसपास कौन सी डेवलपमेंट आने वाली है। ओके, अब एक कॉमन मैन का सवाल कि यार चलो ठीक है 2041 का मास्टर प्लान है, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं इसको जान के क्या कर लूँगा, मेरे लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेगा अगर मैं इसको समझ जाऊँ, तो वो उसके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, कॉमन मैन के लिए सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट का जो व्यू रहता है, गवर्नमेंट का व्यू रहता है कि सबका घर होना चाहिए। पहली चीज़, एक अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए हर किसी जनता के लिए, हर किसी पब्लिक के लिए एक अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। जो नोएडा से तो निकल जो गई है। नोएडा से तो निकल गई है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में अब अफोर्डेबिलिटी रही नहीं है। सो सस्ती दरों पे घर मुहैया कराना, अच्छी हाउसिंग देना, यानी कि अर्बनाइजेशन करना, जो लोग माइग्रेट होके दिल्ली के अंदर आ रहे हैं और वो मतलब बहुत अच्छे एरिया में नहीं रह पा रहे, क्योंकि दिल्ली में कई सारे ऐसे स्लम्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छी खासी तादाद में लोग रहते हैं। सो लोगों ने भी वहाँ से बाहर निकलना शुरू कर दिया, जो दिल्ली से लोगों ने मूव आउट करना शुरू कर दिया, और जो माइग्रेशन है दिल्ली एनसीआर में वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट का ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो व्यू है कि हर किसी को अपना घर दिलवाना, लैंड सस्ते दरों पे दिलवाना। सो जो इन्वेस्टर्स भी है, सबसे पहले तो ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हर किसी के पास घर हो कि इन्वेस्टर्स ना घुसे। सो जैसे अब हम देखते हैं कि जो सस्ते घर हैं, यानी कि प्लॉट्स निकल रहे हैं, फ्लैट्स निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी वहाँ पर एक सपोर्ट करती है कि आओ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, आओ यहाँ पर आप अपना घर लीजिए। क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर आज की डेट में अगर आप देखोगे, सस्ते रेटों पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो गवर्नमेंट भी इस प्लान को इसलिए लेके आई है, बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ा रीज़न है, दूसरा अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, तीसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, जिससे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। सो ये सारे की सारी चीज़ें माइंड में रख के आई हुई हैं, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत कम रेट पर चीज़ें मिलने वाली है, या फिर वो एंड यूज़र जो नोएडा के अंदर अपना घर बनाना चाह रहे थे, नोएडा के अंदर अपना एक फ्लैट लेना चाह रहे थे, जिनको नहीं मिल पाया, तो आने वाले समय में यहाँ पर उनको बहुत कम रेट पर लैंड मिल पाएगी। और कितने टाइम में, अगर जैसे मैं अगर आज बोलूँ कि अगर आज किसी को वहाँ पे लैंड खरीदनी है या फिर घर बनाने के लिए, तो आज वहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और या फिर अगर आज नहीं है तो कितने टाइम में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? अभिमन्यु, ये जो 2041 का प्लान है, इसमें अथॉरिटी ने अपना पूरा का पूरा जो डीपीआर था वो कंप्लीट कर लिया है। अब अथॉरिटी ने शासन के पास अपनी फाइल भेजी है लैंड एक्विजिशन के लिए। ठीक है। सो इस पूरे एरिया को भी, न्यू नोएडा को भी, ये फेजेस वाइज ग्रो करेंगे। फेजेस वाइज मतलब 3 साल में इतना, 3 साल के अंदर इतना, तो हर 3 साल के अंदर ये इन्होंने बनाया हुआ है, स्टेजेस बनाई हुई है, जिसके अंदर पूरा डेवलप करेंगे। तो लैंड एक्वायर करना अभी ये शुरू कर देंगे, अगले 3 से 6 महीने के अंदर लैंड एक्वायर होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो फार्म लैंड्स वगैरह वो एक्वायर हो जाएगी। प्लान इनका ऑलरेडी सेक्टर्स ऑलरेडी पेपर्स पे है, तो उसके बाद उसकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। उस डेवलपमेंट के बाद आएगा कि जो जनरल पब्लिक के लिए जो ऑफरिंग होगी, चाहे अथॉरिटी वो प्लॉट्स की ऑफरिंग करे, या वहाँ पर कोई फ्लैट्स बनाए, या बिल्डर्स को वहाँ पर कोई लैंड अलॉटमेंट करे, जैसा कि हमने देखा था नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, वहाँ पर अथॉरिटी ने बड़े बड़े प्लॉट्स थे बिल्डर्स को दिए, फिर बिल्डर ने वो चीज़ें ग्रो करी। तो यहाँ पर अभी देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट या अथॉरिटी किस तरीके की स्कीम्स लेके आ रही है कि वो 1-to-1 यानी कि कस्टमर्स को वो प्लॉट्स देना प्रेफर करेंगी, या ग्रुप हाउसिंग्स के प्लॉट्स बिल्डर्स को देना प्रेफर करेंगी। तो ये अगले 3 से 6 महीने में बहुत ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर अभी जो इन्वेस्टर घुसना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे। हाँ, अभी जो ट्रेडिंग चल रही है, या लोग बाग अभी जो वहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ, वहाँ पर अभी सिर्फ आप लैंड खरीद सकते हो, और वो भी एग्रीकल्चर लैंड। ओके। तो वहाँ पर अभी प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि जी वहाँ पर प्लॉट दिला दो, तो जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वो लेना बहुत रिस्की है। सो वो बेसिकली उससे बच के रहना चाहिए किसी भी कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट को। तो आपको अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये होगा कि आप अभी सस्ती दरों पर वहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड ले लीजिए, और आने वाले समय में वहाँ पर आपको गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, जो कि डेफिनेटली बड़े हुए रेट्स पर होगा। सो तकरीबन यहाँ पर जो भी रेट है कॉम्पनसेशन का, वो अभी 4100 रुपये मीटर का रेट है। अच्छा। हाँ, और अगर किसी को खरीदनी हो तो क्या रेट पर के आसपास मिल जाती है? देखिए, ये डिपेंड करता है। अगर कोई अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से कोई अभी एग्रीकल्चर लैंड बेचना चाह रहा होगा, तो वो आपको 2800 रुपये मीटर, 2700 रुपये मीटर, इस तरीके से वो आपको लैंड दे देंगे, और 6 से 8 महीने के बाद आपको उसका गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन 2300 रुपये देंगे, 4100 रुपीज़ का। चलिए, बहुत ठीक है। इसको एक बार बाद में जाके ज्वाइन करेंगे, बट अब दूसरा चलते हैं ग्रेटर नोएडा में। ठीक है,
अब ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में तो लोग अभी जो लोग बाहर रहते हैं, एनसीआर के बाहर रहते हैं, उनके हिसाब से तो ग्रेटर नोएडा में भी बहुत जगह है, ये ग्रेटर नोएडा पूरा भी ढंग से बसा भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या ये सच है? अगर ये सच है तो मास्टर प्लान की, नए मास्टर प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है। अगर ये सच नहीं है तो ग्रेटर नोएडा कितना बस चुका है, आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है, और जो मास्टर प्लान है वो क्या कहता है? देखिए, ये मिथ है लोगों की अभी कि ग्रेटर नोएडा भी पूरा मतलब बहुत अच्छे से नहीं बसा। हाँ, ये बोल सकते हैं बहुत अच्छे से नहीं बसा, रीज़न भी क्योंकि 70-75% ये भी ऑक्यूपाई हुआ है। ओके। जो सेक्टर्स डेवलप हुए हैं वो भी 70-75% सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली ग्रेटर नोएडा को पहले लोग बाग मानते थे परी चौक वाला एरिया, जो परी चौक के सराउंडिंग में जो एरिया है, जिसमें ओमेगा सेक्टर हो गया, सेक्टर्स अल्फ़ा बीटा गामा सेक्टर्स हो गए, और ये सारे सेक्टर चाई फाई तक के जो सेक्टर्स थे, ये सारे के सारे आपके ग्रेटर नोएडा के अंदर माना जाता था। लेकिन जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन का जो पार्ट है, वो भी ग्रेटर नोएडा का ही पार्ट है। सो अगर आप देखेंगे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट हम देख चुके हैं पिछले 10-11 सालों के अंदर। वहाँ पे मासिव डेवलपमेंट हुई है, फ्लैट्स बने हैं, जो प्लॉट्स थे वो भी ऑलमोस्ट 50-60% प्लॉट्स डेवलप हो चुके हैं। अब रही बात, अगर वहाँ पर हम देखेंगे जो नए जो सेक्टर्स डेवलप हुए थे, सेक्टर 10 और 12, और वो भी तकरीबन 70-80% तक वहाँ पर कॉलोन यानी कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, ग्रुप हाउसिंग्स के जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बना ली है, और वहाँ पर भी रेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे खासे हो चुके हैं। 11-12 हज़ार सेक्टर 11-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक का वो रेट ऑलरेडी आ चुका है। और तो ये नोएडा एक्सटेंशन अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर भी आज के डेट में 5 से 7 लाख लोगों की आबादी आ चुकी है। ओके। सो अगर हम नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कोई नया एरिया देखते हैं ना खाली, तो वो बहुत कम एरिया है। बहुत कम एरिया का मतलब आप सोचो कि 3 या 4 ऐसे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स हैं जो खाली पड़े, और मेजरली सारे के सारे बन चुके हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनने वाले हैं। और यही बात अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, क्योंकि ग्रेटर नोएडा 1991 से बन रहा है, और 1991 से में वहाँ पर रेगुलर डेवलपमेंट चल रही है। दिल्ली से दूर होने की वजह से सिर्फ एक ऐसा रीज़न था कि लोगों का जो रुझान था उस तरफ जाके रहने का वो बड़ा कम था, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से और आसपास वो बड़ी डेवलपमेंट ना होना एक ऐसा रीजन था कि ग्रेटर नोएडा हमेशा से एक ऐसा व्यवहार रहा है कि वो मतलब लोगों को बच्चे की तरह, हाँ मतलब उसको अलग ही रखा गया है। हालांकि बहुत सुंदर बना हुआ है ग्रेटर नोएडा, बहुत वेल प्लान्ड बना हुआ है। इतनी ग्रीनरी हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलती है जितनी ग्रेटर नोएडा के अंदर देखने को मिलती है। तो वहाँ पर भी अगर आज की डेट में हम देखते हैं, मोस्टली 70-80% जो प्लॉट्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं। फ्लैट्स के अंदर भी 50-60% जितने भी फ्लैट्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हैं, और अच्छे डेवलपर तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा 90% तक डेवलप है। सो ग्रेटर नोएडा का जो मेजर चंक है जो अभी अनडेवलप है, वो है आपका जो येडा की तरफ कनेक्ट होता है। ओके। है ना। सो हम कैसे अगर मैं आपको एक वीडियो में बताऊं कि ये जो एक नोएडा ग्रेटर नोएडा हो गया, परी चौक वाला हो गया, उसके लेफ्ट में ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो गया, और राइट में ईस्ट हो गया। सो ईस्ट वाला जो ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, यानी कि वो सीधा आपको येडा में कनेक्ट करता है। येडा से जो लगे हुए सेक्टर से वहाँ पर कनेक्ट करता है। वहाँ पर मेजर जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी है, जहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप होने हैं। सो वो वाला एरिया 15 से 20% का एरिया जो अभी डेवलप होना है। ओके। सो वो डेवलप होते ही ग्रेटर नोएडा का भी जो हम एरिया मानते हैं कि वो भी ऑलमोस्ट 90-95% तक डेवलप हो जाएगा। सो इसी वजह से जो ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 जो आ रहा है, ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 भी 38,000 हेक्टेयर के अंदर आ रहा है। अच्छा। हाँ। सो ये भी नोएडा का जो एरिया था उससे बहुत मतलब ग्रेटर नोएडा का जो फेज़ 1 था, यानी कि वो ऑलमोस्ट 31,000 हेक्टेयर था, उससे भी बड़ा आ रहा है। 39,000 अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर लैंड है जो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की आ रही है। और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 में इसलिए आया क्योंकि 20 से 25% एरिया जो डेवलप है वो अगले 3 से 4 सालों के अंदर हो जाएगा, और फिर फेज़ 2 की प्लानिंग है वो भी अभी शुरू हो गई है। सो ये बेसिकली दादरी से कनेक्ट होता हुआ, अगर हम इसकी बात करें कहाँ तक ये फैला हुआ है, दादरी से कनेक्ट होता है एक साइड न्यू नोएडा, तो जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी साइड शुरू होगा ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2, जिसको पूरा का पूरा ग्रेटर नोएडा ही अथॉरिटी संभालने वाली है, और वो पिलखवा से होते हुए हापुड़ के ऑलमोस्ट आसपास तक चले जाएगा। अच्छा। वो एरिया जिसके अंदर ये धौलाना एरिया और ये कई सारे ऐसे एरियाज हैं, वेव सिटी इससे बिल्कुल टच होता हुआ, और धौलाना होते हुए फिर आपके पिलखवा होते हुए, पिलखवा के बिल्कुल नज़दीक से टच NH-24 के टच होता हुआ जा रहा है। फिर हापुड़ का जो बाईपास है ऑलमोस्ट वहाँ से
1 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी जो ग्रेटर नोएडा का फेज़ 2 आ रहा है। ओके। सो ये बहुत बड़ा एरिया है और ये जो डेवलपमेंट है, अथॉरिटी भी जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वो उसको बहुत क्लोजली वॉच कर रही है, क्योंकि वहाँ पर भी अब लैंड एक्विजिशन होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि नए सेक्टर्स डेवलप करने हैं। जब तक लैंड एक्वायर नहीं होगी नए सेक्टर डेवलप नहीं कर पाएंगे। भाई थोड़ा बात कर लेते हैं येड़ा के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है येड़ा के बारे में, येड़ा की फुल फॉर्म तो मैं बता देता हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भाई ये जो पूरा एरिया है अभी तो ये नया बन ही रहा है। इसमें जो 2041 का मास्टर प्लान है, पहली चीज़ तो जो अभी बन रहा है वो उसका क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक है, और 2041 का मास्टर प्लान क्या बोलता है, मतलब इन टर्म वो कहाँ तक जाता है और कितना एरिया और एड ऑन होगा अभी। 31 का मास्टर प्लान तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो सेक्टर्स थे वो डेवलप हो चुके हैं। ये डगे थोड़ा सा एग्जांपल दोगे? जैसे एग्जांपल की मैं बात बताता हूँ, सेक्टर 17 में हाँ। जो स्पोर्ट सिटी है, यानी कि जेपी की स्पोर्ट सिटी जहाँ पर हमने फॉर्मूला 1 ट्रैक था, सेक्टर 25 है, वो ऑलरेडी सेक्टर्स डेवलप हो चुके हैं। उसके अंदर की जो डेवलपमेंट है, यानी कि प्लॉट्स की जो डेवलपमेंट है या फिर जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जो बननी थी, मॉल वगैरह कमर्शियल, वो भी बाकी है, लेकिन सेक्टर का डेवलपमेंट हो चुका है। फिर हम सेक्टर 18, 19, 20 सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर 22D की अगर हम बात करते हैं, सेक्टर 28 जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है अगर हम उसकी बात करें, तो ये ऑलमोस्ट सेक्टर डेवलप हो चुके हैं जो 2021 के मास्टर प्लान में थे। जैसे हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपने देखी होगी, और वहाँ पर कई सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। जैसे सेक्टर 19 की बात करें तो गौर यमुना सिटी है, गौर यमुना सिटी भी सेक्टर 19 के अंदर आता है, तो वो भी डेवलप हो चुका है। इनफैक्ट उसके अंदर अगर आप जाएंगे सेक्टर 18 के सेक्टर्स है, वो ऑलरेडी सेक्टर डेवलप हो चुके हैं। पार्शली कुछ बचा हुआ एरिया जो लैंड अभी अथॉरिटी को नहीं मिली, सो वो एरिया छोड़ के ऑलमोस्ट वो सेक्टर सारे के सारे डेवलप हो चुके हैं। अभी 31 का प्लान जो था मास्टर प्लान, उसको अथॉरिटी फॉलो कर रही है और 41 का उसके बाद शुरू होगा। सो आप ये मान के चलिए, जब हम जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनसे जब हमारा डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने यही बताया था कि जो 41 का जो मास्टर प्लान है वो तकरीबन 5-6 साल पहले ही हम उसको पूरे को एरिया को कंप्लीट कर लेंगे। रीज़न बिंग क्योंकि वहाँ जो डिमांड जो जनरेट हो रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है, जैसे इंडस्ट्रियल लैंड की बहुत ज़्यादा डिमांड वहाँ पर है, रेसिडेंशियल प्लॉट्स की, रेसिडेंशियल हाउसिंग्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वजह से अथॉरिटी भी चाहती है कि जो 41 का मास्टर प्लान है उससे पहले ही हम वो डिमांड जो है वो फुलफिल कर दें। और ये 2041 का मास्टर प्लान कहाँ तक चला गया है अभी? देखिए 2041 का जो रिवाइज मास्टर प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पूरा का पूरा जैसे गौतम बुद्ध नगर से का एरिया है, इसके अंदर गौतम बुद्ध नगर से लेके जेवर का जो एरिया हो गया, यानी कि जेवर तक, और जेवर से लेके खुर्जा तक। खुर्जा की जो रेलवे लाइन है, जो जहाँ से रेलवे लाइन शुरू होती है खुर्जा तक की, वहाँ तक ये पूरा का पूरा 2041 का प्लान है। और वहाँ तक ये जो 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 सेक्टर्स हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं। और इधर हम बात करें चोला रेलवे स्टेशन, जो कि बुलंदशहर के जोन के अंदर आता है, तो वहाँ चोला रेलवे स्टेशन तक भी मास्टर प्लान के कई सारे सेक्टर्स हैं। सो बेसिकली ये सेक्टर्स क्या है, यहाँ पर एक हाईवे बनाया जा रहा है जो खुर्जा से एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उसी के साथ में वहाँ पर कई सारे वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप करें, सॉरी वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन नगर जो होते हैं वो सारे के सारे डेवलप किए जा रहे हैं वेयर हाउस वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कार्गो की डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी इन्हीं सेक्टर्स के अंदर होने वाली है। ओके भाई, अगर यमुना एक्सप्रेस वे पे बात करें तो एक्सप्रेस वे पे 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से कितना आगे तक चला गया येड़ा की बाउंड्री? देखिए अभी हम बात करें तो जो एयरपोर्ट का एरिया है, एयरपोर्ट का एरिया यानी कि जो 5800 हेक्टेयर लैंड है, अभी तक वहाँ तक ही मास्टर प्लान रेडी किया हुआ है। यानी कि जेवर खुर्जा रोड है, आप वहाँ तक मान के चलिए जो 41 का मास्टर प्लान है वहाँ तक एक्सटेंडेड है। ओके। उसके जो बियॉन्ड एरिया यानी कि उससे 10 किलोमीटर आगे जो एरिया है वो टप्पल बाजना का मास्टर प्लान है, लेकिन वो येडा का फेज़ 2 है। ओके। येडा का फेज़ 2 2031 का मास्टर प्लान वहाँ पर अप्लाई होता है। और वहाँ पर अभी जो डेवलपमेंट है वहाँ पर अभी सिर्फ लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस के लिए लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 1000 एकड़ ज़मीन है जो अभी एक्वायर कर रही है अथॉरिटी, और वहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बनना है। तो ये बेसिकली फेज़ 2 के अंदर आ जाता है। जो एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है यानी कि जेवर से जो आगे का एरिया है वो फेज़ 2 के अंदर आ जाता है। ओके। अब भाई हमने तीनों बेसिकली मास्टर प्लान्स की बात कर ली कि कौन सा मास्टर प्लान कहाँ आ रहा है और कितना टाइम, क्या चीज़ें क्या चल रही हैं। अब इन तीनों मास्टर प्लान की कनेक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो कनेक्टिविटी वाइज लेट्स टॉक अबाउट रोड्स। अभी ठीक है। तो नए कौन कौन से रोड हैं जो अभी पास हो चुके हैं या फ्यूचर में आने वाले हैं, जो फ्यूचर में के ठीक है। अथॉरिटी ने पास कर दिया है कि यहाँ पे रोड्स आएंगे, बड़े रोड्स, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो या कोई भी हो, वो ऐसे क्या चल रहा है अभी?
देखिए तीनों में? सबसे पहले तो मैं दिल्ली से कनेक्टिविटी बताऊंगा। अभी है। जो दिल्ली से मेजर कनेक्टिविटी है वो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ठीक। और ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से लेके आपका ताज एक्सप्रेसवे। ठीक। सो ये जो रोड है ये दिल्ली से आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अक्षरधाम से रोड कनेक्ट हो रहा है नोएडा ग्रेटर नोएडा, और यहाँ से होता हुआ दिल्ली को कनेक्ट हुआ, फिर नोएडा कनेक्ट हुआ, फिर ग्रेटर नोएडा कनेक्ट हुआ, और ग्रेटर नोएडा के बाद आप यमुना अथॉरिटी यानी कि येडा में कनेक्ट हो गए, जो अभी मेजर कनेक्टिविटी है। एक सिंगल रोड है, एक सिंगल रोड है। और आपको अगर जेवर एयरपोर्ट जाना है तो वो उसके लिए भी आपको अभी एग्जिस्टिंग रोड यही वाला है। सेकंड कनेक्टिविटी बन रही है जो आपके मयूर विहार से बन रही है। मयूर विहार से आप जाएंगे कालेखा, यानी कि जो कालेखा के आगे जो एक उस चौक का पर्टिकुलर नाम है, आश्रम चौक से पहले जो पड़ता है, डायल चौक बोलते हैं आई थिंक। डायल चौक से कनेक्ट हो रहा है जो दिल्ली मुंबई का स्पर है। दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे का जो स्पर है वो कनेक्ट हो रहा है, और वो सीधा फरीदाबाद बल्लभगढ़ जाएगा, और बल्लभगढ़ से होता हुआ ये आपको जेवर एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी देगा। सो ये वाली भी एक कनेक्टिविटी बन रही है। तो ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है, जो एग्जिस्टिंग रोड है नोएडा ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे का, और दूसरा ये जो मयूर विहार से जो रोड बन रहा है, तो ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली वालों के लिए ऑलमोस्ट रोड्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर होने वाला है। ठीक है। तो आप इधर किसी भी रोड से जेवर एयरपोर्ट आप जा सकते हैं, अभी तो ये एग्जिस्टिंग है। और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो स्पर बन रहा है वो हो गया। थर्ड कनेक्टिविटी हम बात करते हैं जो किसान चौक से जा रही है। ओके। किसान चौक से अगर हम बात करें, उस रोड का नाम है विकास मार्ग, ठीक। और ये विकास मार्ग शुरू होता है आपका सिटी सेंटर नोएडा से। नोएडा का जो मेट्रो सिटी सेंटर है वहाँ से आप बिल्कुल, और ये आ रहा है पीछे सरिता विहार से, दिल्ली सरिता विहार कालिंदी कुंज होते हुए सीधा का सीधा ये कनेक्ट करेगा आपको नोएडा सिटी सेंटर। नोएडा सिटी सेंटर के बाद सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर एक्वा लाइन और ब्लू लाइन का जंक्शन बन रहा है, यानी कि एडजॉइनिंग हो रही है यहाँ पे दोनों मेट्रो। और वही सीधा रोड आपको जाता है नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, जिसको हम किसान चौक बोलते हैं, यानी कि गौर चौक भी बोलते हैं। वो 130 मीटर वाइड रोड है, और वो 130 मीटर वाइड रोड आपको पूरा का पूरा ग्रेटर नोएडा कवर करता है। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा के बाद आप आ जाते हैं उसके अंदर येडा में। सो ये एक मेजर कनेक्टिविटी हो गई जो 130 मीटर की रोड की कनेक्टिविटी है, कि आप नोएडा देन ग्रेटर नोएडा और येडा होते हुए आप एयरपोर्ट के बैक साइड में कनेक्ट हो गए, जहाँ पे कार्गो हब बनने वाला है। और एयरपोर्ट के चारों साइड भी 100 मीटर वाइड रोड बन रही है, सो दैट आपकी जो मूवमेंट है एयरपोर्ट के चारों तरफ रहे। सो वो मूवमेंट हो गई आपकी, जो ये भी एक बहुत मेजर कनेक्टिविटी है। और एक्सप्रेसवे के साथ में कई सारे सेक्टर सर्विस रोड्स भी हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड हो रहे हैं, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और एक थर्ड कनेक्टिविटी बन रही है जो NH91 की कनेक्टिविटी बन रही है। NH91 जो है दिल्ली के वजीराबाद से आ रहा है, तो दिल्ली के वजीराबाद से आते हुए, और ये आपको कनेक्ट करेगा मोहन नगर, जो गाज़ियाबाद का एरिया हो गया। गाज़ियाबाद से आप लाल कुआं कनेक्ट करेंगे, और लाल कुआं से होते हुए आप ये रोड खुर्जा को कनेक्ट कर लेगा। और खुर्जा के बैक साइड से, जो जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी ये रोड की कनेक्टिविटी आपको बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, क्योंकि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे वो पूरे दिल्ली NCR को ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ना आने के लिए। सो अगर आप आ रहे हैं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से, तो और इसका जो कनेक्शन है वो नोएडा में भी हो रहा है, ग्रेटर नोएडा में भी हो रहा है, येडा में भी हो रहा है। सो ये कनेक्टिविटी आपको गाज़ियाबाद से भी मिल गई, बेहतर कनेक्टिविटी। सो यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, इन दोनों का इंटरसेक्शन बन रहा है, जो आप एयरपोर्ट से बिल्कुल कनेक्टेड हो जाएंगे यहाँ से। सो ये मेजर कनेक्टिविटी है। और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के लिए अगर हम बात करें, तो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के लिए हमें कनेक्टिविटी मिलती है NH24 की। और जो मेट्रो की एक्वा लाइन है, जो एक्वा लाइन का लास्ट डिपो है, मेट्रो डिपो, जो ग्रेटर नोएडा के अंदर पड़ता है, वहाँ से 105 मीटर का रोड जा रहा है। और वो रोड सीधा आपको न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 की कनेक्टिविटी होते हुए वो सीधा का सीधा आपको हापुड़ में ऑलमोस्ट जाके कनेक्ट कर देगा। ठीक है। अब ये तो हमने रोड की बात कर ली। हाँ, और एक कनेक्टिविटी अभी मैं बताना भूल गया आपको, जो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 और न्यू नोएडा को कनेक्ट करने वाला है, वो है बेसिकली अपर गंगा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है। ओके। गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसकी भी कनेक्टिविटी हमें ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के थ्रू मिलती है। ओके। इसी में एक और था ना, FNG का भी कुछ अभी चल रहा है। FNG में क्या? हाँ, थोड़ा सा इसका भी अपडेट बता दो। FNG भी मैं आपको बताता हूँ। FNG एक्चुअली प्रोजेक्ट काफ़ी 10 से 12 साल पुराना प्रोजेक्ट है, काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ है, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पोर्शन बनता है फिर आगे जाके रुक जाता है। सो इसकी भी कनेक्टिविटी गाज़ियाबाद से हो रही है। गाज़ियाबाद से आप नोएडा कनेक्ट होंगे, नोएडा सबसे पहले तो आप ग्रेटर नोएडा कनेक्ट होते हैं, फिर नोएडा कनेक्ट होते हैं, उसके बाद
एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए आप फरीदाबाद पहुंच जाते हैं, तो वो कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर कनेक्टिविटी होने वाली है। और फरीदाबाद से भी मैं आपको बता देता हूँ, फरीदाबाद से कनेक्टिविटी एक तो एफएनजी है जो फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को कनेक्ट कर लेगा। सो जो जितना भी ट्रैफिक दिल्ली की तरफ मूव करता है, यानी कि कालिंदीगुंज की तरफ या सरिता विहार की तरफ, वो ऑलमोस्ट ट्रैफिक आपको यहाँ से मूव करता हुआ फरीदाबाद चले जाएगा। जो अमृता हॉस्पिटल है जहाँ पर, वहाँ पर कनेक्ट कर लेगा। सेकंड, मंझावली में जो यमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिज है, तो वो भी ब्रिज कंप्लीट हो गया है। सो फरीदाबाद, आप ग्रेटर नोएडा से अगर फरीदाबाद जाना है तो आप वाया मंझावली पुल से होते हुए आप फरीदाबाद चले आते हैं, वो कनेक्टिविटी मिल गई। फिर वहाँ से आप येडा, ग्रेटर नोएडा और येडा नोएडा के लिए कनेक्ट हो गए। देन अगेन जो मैंने तीसरा आपको बताया, तो जेवर से एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली जेवर से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, और उसकी कनेक्टिविटी भी हमें फरीदाबाद से मिलती है, सेक्टर 65 बल्लभगढ़ से। सो ये भी एक मेजर कनेक्टिविटी है। और बल्लभगढ़ से आप दिल्ली के लिए भी कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था, दोनों का ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। सो ये मेजर कनेक्टिविटी है जो आपको दिल्ली और फरीदाबाद और गाजियाबाद से कनेक्टिविटी मिलती है। ओके। अब जैसे हमने देखा है इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा के रीजन में मेट्रो सिर्फ एक ही लाइन चल रही है। बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है कि मेट्रो बनेगी। तो अभी उसको लेके क्या चल रहा है? अभी कनेक्टिविटी वाइज कहाँ कुछ डीपीआर कहीं पास हुआ है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हुई है, कुछ है अभी? देखिए, मेट्रो जो है आज के डेट में लाइफलाइन है जो लोगों को ट्रैवल करना होता है। तो ये तो नीड है बेसिकली हर किसी गवर्नमेंट की, हर किसी अथॉरिटी की, कि आपके अपनी सिटी के अंदर मेट्रो की लाइन लानी है। हालांकि हम नोएडा में एक्वा लाइन से कनेक्टेड है, और नोएडा से अगर हमें ग्रेटर नोएडा जाना है, यानी कि दिल्ली से अगर हमें ग्रेटर नोएडा जाना है, तो एक्वा लाइन एग्जिस्ट करती है, जो एक्वा लाइन की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाइन है जो मेट्रो डिपो तक ऑलरेडी बनी हुई है। सो अभी दो डीपीआर थे जो पास हुए थे, और शासन ने, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने भी उनको क्लियर कर दिया है। वो है आपका जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो नॉलेज पार्क 5 तक जो मेट्रो स्टेशंस बन रहे हैं, उसके लिए डीपीआर पूरा क्लियर है, और वो भी फाइल बहुत जल्दी प्रोसेस होके आप देखोगे कि वहाँ पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो नोएडा एक्सटेंशन यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर भी जो कम्यूटर्स हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, तो उनको बहुत ईजी कम्यूट हो जाएगा कि वो लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर पहुंच जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के अंदर तो कनेक्टिविटी है। सेकंड है जो मेट्रो डिपो ऑलरेडी बना हुआ है, यानी एक्वा लाइन का जो लास्ट डिपो है, वहाँ से जो न्यू नोएडा की कनेक्टिविटी देने वाले हैं, यानी कि एक रेलवे लाइन आ रही है जिसको बुड़ाकी जंक्शन बोलते हैं, और बुड़ाकी बेसिकली वो लाइन है दिल्ली कोलकाता लाइन। सो दिल्ली कोलकाता लाइन के अंदर एक बुड़ाकी जंक्शन बनाया है जो एक मेजर रोल प्ले करता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और दिल्ली मुंबई कोलकाता कॉरिडोर है, उसका जंक्शन है जहाँ पर पैसेंजर साथों साथ कार्गो ट्रेन्स, यानी कि जो मालगाड़ी होती हैं, फ्रेट कॉरिडोर जो होता है, फ्रेट से जो रिलेटेड ट्रेन्स होती है, वो यहाँ पर चलती है। सो ये जो जंक्शन है, यहाँ की कनेक्टिविटी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, क्योंकि 3 किलोमीटर का ये पैच है, और 3 किलोमीटर के अंदर 2 मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं। सो आप एक्वा लाइन से अगर हम बुड़ाकी रेलवे जंक्शन की बात करेंगे तो आप कनेक्टेड हो गए। और रेलवेज़ की कनेक्टिविटी हमें, जैसे मैंने बताया, दिल्ली से अगर आपको आना है तो आप बुड़ाकी आ सकते हैं, दादरी होते हुए बुड़ाकी, और यहीं से आगे कोलकाता वाली लाइन है, और कलकत्ता से भी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से उतर के आप डायरेक्ट मेट्रो से कनेक्टेड हो गए। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी ग्रेटर नोएडा से जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट डीपीआर रेडी होने वाला है, और उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी जिसको हमने स्टडी भी करा था। तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि 1.5 से 2 साल के अंदर 30 से 35 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो जेवर एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट कनेक्टेड करेगा, यानी कि नॉलेज पार्क 2 से लेके डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट तक ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। इससे एडवांस अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो रैपिड मेट्रो का एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है। जो रैपिड मेट्रो अभी हम देख रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लाइन चल रही है, यानी कि मेरठ से लेके दिल्ली की जो लाइन चल रही है, ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर की RRTS है, जो रैपिड मेट्रो जिसको हम बोलते हैं, और उसकी कनेक्टिविटी हमें कई सारे सेक्शंस में वो स्टार्ट भी हो गया है। सो उसकी कनेक्टिविटी भी आपको जेवर एयरपोर्ट से मिलने वाली है। उसकी कनेक्टिविटी भी आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हापुड़ तक उसकी कनेक्टिविटी होने वाली है। जो इनके बिल्कुल जो रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जो मास्टर प्लान बनाया है, उसके अंदर भी ये दिखाया हुआ है कि ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए, न्यू नोएडा होते हुए, ये सारा का सारा जो रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको हापुड़ तक रहने वाली है। सो लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से कम्यूट करना। ओके, अब एक लास्ट सवाल, ठीक है? हमने ये पूरा पॉडकास्ट किया, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, हाँ जी यहाँ ये आने वाला, यहाँ ये आने वाला, लास्ट में चीज़ निकल के आती है जी, पैसा कहाँ बनेगा? ठीक है।
आप इन तीनों जगह में से अगर आपको अपना पैसा जो आज कहाँ डाल रहे हो, ठीक है, पहले तो लोगों को ये बता दो, बिकॉज जहाँ आप डाल रहे हो उससे बेटर तो जगह कोई हो ही नहीं सकती। ठीक बात है। ठीक है, और छोटे से लेके बड़े इन्वेस्टर तक, एक जिसको अपना घर बनाना है, जिसको सस्ते में घर चाहिए, उसके लिए कौन सी जगह सही रहेगी, और जिसको अपना पैसा, क्योंकि यही टाइम होते हैं जब मास्टर प्लान्स आते हैं, तभी आप ज़मीन जो खरीदते हो वही बाद में जाके मोटा पैसा कमा के देती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इन तीनों में से जगह में से आपको क्या लगता है कि यार यहाँ पे ये वाली जगह बढ़ेगी आने वाले टाइम में? देखिए अभिमन्यु, अभी जो मार्केट है दो तरीके से ड्राइव हो रही है, ठीक दो या इनफैक्ट दो तीन तरीके से ड्राइव हो रही है। ड्राइव इन द सेंस कि क्या क्या डेवलपमेंट कौन कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी जो मेजर डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर अथॉरिटीज़ कर रही है। जो भी तीनों अथॉरिटीज़ हैं वो अथॉरिटीज़ अपनी डेवलपमेंट कर रही हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। और इसके बाद आते हैं प्राइवेट डेवलपर्स, जो प्राइवेट अपनी अथॉरिटी से लैंड लेके उसको फर्दर डेवलप करते हैं। और तीसरे आते हैं जो बिल्कुल अनऑथराइज डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, जो अनऑथराइज कॉलोनीज़ वगैरह कट रही है, बिना नक्शे के कट रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर वो लोग कॉलोनी काट देते हैं। तो ये तीन तरीके की डेवलपमेंट है, जिसमें मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ पर फ्री होल्ड या फिर जो ऐसी लैंड है जो अनऑथराइज्ड है, जो किसी अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, वहाँ पर तो आपको जाना नहीं। सो इस चैप्टर को तो आप यहीं क्लोज कर दीजिए। बची दो अथॉरिटी और प्राइवेट डेवलपमेंट्स। सो अभी जो प्राइजेस हैं अथॉरिटी के, क्योंकि अथॉरिटी का कोई नया डेवलपमेंट, नए प्लॉट सेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो अथॉरिटी के रीसेल के प्लॉट्स हैं उनका रेट ऑलमोस्ट 70,000 रुपये मीटर से लेके 1,10,000 रुपये मीटर हो गया है। सो आप ये मान के चलिए कि इसमें अफोर्डेबिलिटी तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई कि अगर हम बात करें। और क्योंकि छोटा प्लॉट्स है, 100 गज का 100 मीटर का भी प्लॉट है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक के वो रेट हो गए। तो अफोर्डेबिलिटी तो अभी नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर अभी इन्वेस्टर्स ज़रूर वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी एक ये थॉट है, यानी कि उनका ये से है कि आने वाले टाइम में अभी जैसे जैसे डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, रेट्स बढ़ेंगे। दूसरी डेवलपमेंट है वहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स में बहुत प्रीमियम बिल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर लैंड ले लिया है, बट वो भी मार्केट को देखते हुए जो रेट्स हैं वो लाख रुपए से या 1.25 लाख रुपए से कम में रेट्स वो भी लॉन्च नहीं करने वाले। तीसरा है, अगर हम अपने व्यूवर्स के लिए, अपने कस्टमर्स को करें ये बताएं कि अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हो तो यमुना अथॉरिटी के भी स्कीम आने वाली है, जिसमें 6-6.5 हज़ार प्लॉट्स आएंगे। सो वो बेसिकली एक लक है। देखो वो मैं बोलूँगा कि आप ये श्योर नहीं हो जाते हो कि आपने उसके अंदर अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया और तो आपका प्लॉट निकल गया। इस बार आप भी बहुत प्लॉट रहे हैं वैसे तो। इस बार आप भी प्लॉट है, लेकिन छोटे प्लॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। छोटे प्लॉट्स लाइक 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर के प्लॉट चाहिए। सो जैसे उनकी डिमांड है, क्योंकि अभी तक यमुना अथॉरिटी में छोटे प्लॉट बहुत ही कम थे, 2 या 3% ही प्लॉट्स थे। सो अभी ये जो 6-6.5 हज़ार प्लॉट जो आ रहे हैं, इसमें आप ज़रूर अपने इन्वेस्टर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनका लक आजमाइए। क्योंकि हमने देखा था पिछली बार 1180 प्लॉट्स की अलॉटमेंट निकली थी और तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने उसके अंदर अप्लाई किया था। तो यही लगा के चल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो अफोर्डेबिलिटी है वो तो ज़्यादा हो गई, यानी कि 7.5 लाख रुपए से प्लॉट शुरू हो रहे हैं। तो आप ये देखो, एक बहुत बड़ा मास पॉपुलेशन है जो उसके अंदर अप्लाई करने वाली। तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 3-3.5 लाख एप्लीकेशंस आने वाली हैं, और इनफैक्ट ये कहीं ज़्यादा भी ना हो जाए। तो 3.5 से 4 लाख लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, जो लोग 6,500 प्लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे, और उसमें वही 6,500 लकी जो लोग होंगे उन्हीं का वो प्लॉट निकलेगा। अगेन उसके बाद उन्हें सेकेंडरी मार्केट यानी कि रीसेल मार्केट में आना पड़ेगा, जो मार्केट का रेट है 70,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये मीटर का। और जैसे जैसे डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, एयरपोर्ट की जो बनने की तारीख है वो नज़दीक आती जा रही है, फिल्म सिटी का काम यहाँ पर शुरू होने वाला है, मेट्रो का काम यहाँ पर शुरू होने वाला है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो स्पर है, यानी कि जो जेवर से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे का स्पर है, वो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर रेडी हो जाएगा। बहुत मेजर डेवलपमेंट। वीवो का जो इंडस्ट्रियल कंपनी थी वो शुरू हो गई है, वहाँ पे 15 से 17 हज़ार लोग वहाँ पर जॉब करने आ गए हैं। सेक्टर 28, 29, 30, 32 के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी कई सारी कंपनीज ने अपनी स्टैब्लिशमेंट कर दी है। तो लोगों का वहाँ पर मूवमेंट होना शुरू हो गया, और लोगों के अंदर मूवमेंट एक ये चाह भी आ रही है कि वो एयरपोर्ट के पास में प्लॉट लें, क्योंकि 50-60 साल पहले IGI एयरपोर्ट के आसपास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी। सो 50-60 साल बाद दोबारा यहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है दिल्ली NCR में कि एयरपोर्ट के पास, और जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है न्यू है, कि वहाँ पर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करें। ओके भाई, ये बात तो हो गई इंडस्ट्रियल मतलब अथॉरिटी के प्लॉट, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी मार्केट की। तुक्का चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। इसके बाद आज अगर किसी को श्योर शॉट इन्वेस्टमेंट करनी है 1-1.5 करोड़ या 2 करोड़, अदर देन अथॉरिटी प्लॉट्स,
प्राइवेट बिल्डर्स के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आज फॉर इन्वेस्टमेंट, जो आज कम रेट्स पे अवेलेबल है और आने वाले 1.5 साल 2 साल 3 साल में जिनके रेट्स में उछाल आएगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे इंडस्ट्रियल हो? हाँ, अभिमन्यु आपने बहुत अच्छी बात पूछी, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसे कई सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये एरिया आता है ग्रेटर नोएडा के अंदर। सो वहाँ पर आप 40,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक में तो आपको प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो अप्रूव प्लॉट्स हैं। और ये बिल्कुल परी चौक से नियर बाई है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। मेगापोलिस टाउनशिप है, इस मेगापोलिस टाउनशिप के अंदर आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने कस्टमर को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो स्कोप है रिटर्न्स के वो बहुत ज़्यादा है। जो एप्रिसिएशन का स्कोप है वो काफ़ी है, क्योंकि 40 से 45,000 रुपये का रेट अभी पूरे इस रीजन में, यानी कि गौतम बुद्ध नगर के किसी भी सेक्टर के अंदर आप चले जाओ तो ये प्राइजेस नहीं है। नहीं। सेकंड, अगर आप इंडस्ट्रियल लेना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल के लिए भी यहाँ पर जो साइजेस हैं वो काफ़ी छोटे से शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट 360 गज से शुरू हो जाते हैं। 360 गज, 540 गज और अप्रॉक्सीमेट 1,000 गज तक के प्लॉट्स हैं। तो यहाँ पर भी जो इन्वेस्टमेंट है 28,000 रुपये गज से शुरू हो जाती है। ओके। और इसी को जैसे ही सोसाइटी भी डेवलप हो जाती है, फुली फंक्शन हो जाती है, तो ये रेट्स भी आपको 3-4 टाइम्स मल्टीफोल्ड होते हुए आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगी। तो ये एक बहुत अच्छी मेरे को अभी चीज़ समझ आती है कि जो आप अपने व्यूअर्स के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, मतलब 28-30 हज़ार रुपये में, 40,000 रुपये में अगर आपको कोई सामान मिल रहा है तो नोएडा में तो मतलब पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं है इतने में तो। देखिए अभिमन्यु, मैं अगर आपको बताऊं, नोएडा और इनफैक्ट अगर मैं येडा की बात करूं, जो भी अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, वहाँ पर अभी सर्कल रेट है अथॉरिटी का 26-27 हज़ार रुपये। तो वहाँ पर अगर हम प्राइवेट सोसाइटी देख रहे हैं, प्राइवेट डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो एक वेल प्लान तरीके से सोसाइटी बनाते हैं, सारे अप्रूवल्स वगैरह लेते हैं, तो उनको एक तो लैंड भी महंगी मिलती है अथॉरिटी से, और वो थोड़ा सा प्रीमियम क्लास में भी जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको क्लब हाउस भी बनाना होता है, वेल प्लान पार्क्स भी बनाने होते हैं, अदर एमिनिटीज़ भी देनी होती है, स्विमिंग पूल वगैरह भी देने होते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो अगर 40 से 45,000 रुपये के अंदर आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पर आप 80-85 लाख रुपए से लेके 1.5-2 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो रीजनेबल है। ठीक, इसकी थोड़ी लोकेशन बताओगे, ये कहाँ पे एग्जैक्ट? लोकेशन मैं बताता हूँ अभिमन्यु। ये जो लोकेशन है ये बेसिकली आप परी चौक से जाते हैं, मेट्रो के साथ साथ जाते हैं, एक्वालाइन जो मेट्रो है, और वहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था इस वीडियो में भी, जो लास्ट डिपो है, यानी कि मेट्रो का जो लास्ट डिपो है, वहाँ से 3 किलोमीटर फर्दर एक्सटेंशन रोड जा रहा है, जो ग्रेटर नोएडा से होता हुआ न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज 2 को कनेक्ट करेगा। ये वो मेजर रोड है और इसी रूट पर मेट्रो लाइन भी जानी है। ओके। सो आप इस सोसाइटी में अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पर एक साइड आपको बुराकी रेलवे जंक्शन हो गया, दूसरी साइड आपको एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से इसकी कनेक्टिविटी मिलती है, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है। थर्ड, इसमें आपको NH91 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है, और एक साइड आपको शिवनादर यूनिवर्सिटी है, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो ऑपरेशनल है। सो इसकी सराउंडिंग्स की भी अगर हम बात करें तो एक टाउनशिप ऐसी जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर न्यू नोएडा भी कनेक्ट है, जहाँ पर ग्रेटर नोएडा फेज 2 भी कनेक्ट है, और ग्रेटर नोएडा जो एग्जिस्टिंग ग्रेटर नोएडा है, उन तीनों टाउनशिप्स के बीच में एक ऐसा टाउनशिप है 1660 एकड़ की, जिसके अंदर आपके पास प्लॉट्स लेने के लिए, रेसिडेंशियल प्लॉट्स लेने के लिए अपॉर्चुनिटी है अभी बहुत अच्छी खासी, और सेकंड आप इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी ले सकते हैं। ओके, आई थिंक अभी मैं इस पॉडकास्ट को यहीं कल्पराम लगाना चाहूँगा, बिकॉज जितनी हमने बात की है एंड लास्ट में जो हमने बात की है, समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जितनी भी आपने चीज़ें बताई कि इसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। डेफिनेटली, क्योंकि टाउनशिप भी अच्छी बन रही है, और आप इसमें प्राइसिंग भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हाफ रेट पर अभी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। डन। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट भाई। थैंक यू सो मच अभिमन्यु, एंड इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू होस्ट यू। बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। बिल्कुल सेम है यार। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, फ्रॉम मास्टर प्लान्स टू आज कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक कम पैसों में आप इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, इस पॉडकास्ट में जितनी भी चीज़ें हमने बात की, या आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आने वाले टाइम में बात करें, या आपकी कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज़ हैं, तो आप डायरेक्टली हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर्स पर मेरी टीम से बात कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू आउट। बाकी मैं आपसे मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गर्मी से बचे रहिए। जय भूमि, जय भारत।